हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो कई बार पूछे गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो 2-3 बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो अगर आप टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि 1 से 2 या 3 नंबर का प्रश्न जो है आपका इस वीडियो से बन जाएगा। तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो सैंड्रोकोटस से जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो यह देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो विलियम जोन्स था, यह पहला विद्वान था जिसने जो है कि सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। और एरियन तथा प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। तो इसको आप याद रखिएगा कि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, तो एंड्रोकोटस कहा था। और जबकि जो है कि जस्टिन ने इसको जो है वह सैंड्रोकोटस कहा था। और सिकंदर महान की जो है कि भेंट का उल्लेख किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वह विलियम जोन्स है। विलियम जोन्स ही पहला विद्वान ऐसा था जिसने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस से की थी। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो इसको पढ़ने वाला जो सर्वप्रथम विद्वान था वह था जेम्स प्रिंसेस। जी हाँ दोस्तों, किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। सर्वप्रथम जो है कि 1837 ईस्वी में जो है कि जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने जो है वह अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में था उसका उद्वाचन किया था, मतलब पढ़ा था। किंतु उन्होंने लेखों को देवनाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली थी। जी हाँ दोस्तों, देवनाम प्रिय जो था, अशोक का नाम ही देवनाम प्रिय था, तो उसकी जो पहचान जो है कि सिंघल के राजा तिस्स से कर डाला था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसको ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था, तो जेम्स प्रिंसेस था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, कालिदास का जो कुमार संभवम है उसमें किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कार्तिकेय के। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है इस बुक में। तो इसको अच्छे से जो है कि इस प्रश्न को तैयार रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम, तो उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडिका जो है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। तो इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का जो है कि समकालीन शासक था। और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक में जैसे अगर हम बात करें तो निर्याशक हो गया, आर्ने सिक्रिटिस हो गया, तो और मेगास्थनीज हो गया। तो ये लोग जो है कि उन जिसका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। तो वहाँ पर जो है कि सिकंदर का समकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और सिकंदर के पास ही जो है कि बहुत से अंग्रेज़ विद्वान थे जिनकी पुस्तकों से अंग्रेज़ जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इंडिका में जो है कि मौर्य का इतिहास जो है कि अच्छे से लिखा गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इंडिका का लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रश्न आपका देखिए घुमा करके पूछ दिया गया है कि इंडिका का लेखक कौन है। तो देखिए, आगे अभी हमने आपको बताया कि मेगास्थनीज जो है वह इंडिका का लेखक है। और इंडिका को किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने लिखा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेगास्थनीज दूत था। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको बताया
कि मेगास्थनीज किसका दूत था। तो देखिए मेगास्थनीज जो दूत था वह आपका था किसका, सेल्यूकस का। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का जो है कि दूत था, इसको याद रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य राज्य की सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। और इसके पूर्व में जो है कि आर्केसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है कि मेगास्थनीज उसके दरबार में भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जूनागढ़। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है, जिसके कि रुद्रदामन एक अभिलेख प्राप्त जहाँ से हुआ है। और यह जो शिला है पर उत्कीर्ण है और उसी पर जो है कि अशोक के 14 प्रज्ञापनों की जो है कि एक प्रति तथा जो है कि स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो हैं जो वर्णित हैं वह आपका जूनागढ़ में है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया। तो देखिए अगर हम बात करें कैलाशनाथ मंदिर का, तो यह किस वंश में बनाया गया था। तो यह आपका पल्लव वंश में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर जो है यह आपका पल्लव वंश में बनाया गया था और तमिलनाडु में बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में बनाया गया है, पल्लव वंश में बनाया गया है कैलाशनाथ मंदिर को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो देखिए अगर इसमें से अगर हम बात करें तो जैसे जो राजा दिए गए हैं तो इनमें से किसका जो है कि जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो वह आपका खारवेल था। जी हाँ दोस्तों, खारवेल का जो है कि जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो देखिए अगर हम बात करें कलिंग नरेश जो खारवेल था जिसका कि जो है कि जैन धर्म के प्रति झुकाव था, वह किससे संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक जो आपका था महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वह खारवेल था। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो सही आंसर आपका इसमें से 2 हो जाएगा। महामेघ वंश भी इसको कहते हैं और चेदी वंश भी कहते हैं। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और महामेघवाहन वंश या चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह आपका खारवेल था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो वह आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहां पर जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दे दिया जाता है। जब PDF आती है तो PDF भी दे दिया जाता है। साथ ही में कोई इंपॉर्टेंट सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए आप जो है कि टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य जिसने हुड़ों को पराजित किया था। तो देखिए अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य सम्राट कौन था जिसने जो है कि हुड़ों को पराजित किया था, तो वह आपका था स्कंदगुप्त। जी हाँ दोस्तों, स्कंदगुप्त है ऐसा शासक था जिसने जो है कि हुड़ों को पराजित किया था। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार BPSC द्वारा पूछा गया है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को
अप्रवाहत कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रवाहत कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। जी हाँ दोस्तों, बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है वह अप्रवाहत कहते थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें, चीनी यात्री जो सुंग युन था, इसने भारत की यात्रा कब की थी? तो यह किया था 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, 515 से लेकर के 520 ईस्वी के बीच में जो है उसने जो है कि भारत की यात्रा किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो वह आपका था ह्वेनसांग। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ह्वेनसांग ने जो है कि भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय में जो है कि सर्वप्रथम घटना जो है वह चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों तथा द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो कि उन दिनों में भारत को में सुलभ थे। तो इसी उद्देश्य से जो है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है वह भारत आया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो देखिए उस कल्हड़ की जो पुस्तक है वह है राजतरंगिणी। जी हाँ दोस्तों, राजतरंगिणी नाम है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि इंडिका, अभी हमने पीछे प्रश्न करवाया है आपको कि इंडिका किसकी पुस्तक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो इंडिका है यह किसकी पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो देखिए, अगर हम बात करें ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है यह आपका बिहार में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में स्थित है, जिसे कि जो है कि ओदंतपुरी को अब उदनापुर भी कहा जाता था और प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का यह केंद्र था और बिहार राज्य में यह अवस्थित है। और इसकी जो स्थापना है वह पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ओदंतपुरी की जो स्थापना है यह आपका पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा नान्यदेव। जी हाँ दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था, जो कि 1057 से 1147 तक था। तो इसको याद रखिएगा। 1097 से 1097, 57 नहीं है, 97 से 1147 तक वह शासक था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह आपका हरि सिंह था। जी हाँ दोस्तों, कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो जो अछूत की अवधारणा है यह किस काल में मुख्य रूप से प्रकट हुई थी? तो यह आपका हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। जी हाँ दोस्तों, धर्मशास्त्र के समय में जो है वह आपका अछूत की जो अवधारणा है यह स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह आपका की गई थी कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में जो है कि कश्मीर में आपका बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करें तो पहली संगीत कहाँ पर हुई थी? तो पहली संगीत आपका राजगृह में हुई थी, जो कि सप्तपर्णी की गुफा में हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। और पहले जो है कि अजात शत्रु ने इसको करवाया था और इसके
अध्यक्षता जो है वह महाकश्यप ने की थी, तो इसको याद रखिएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह कालाशोक के शासन काल में हुई थी और यह लगभग जो है कि बुद्ध के मृत्यु के 100 सालों के बाद हुई थी और यह वैशाली में हुई थी, तो इसको आप याद रखिएगा। और यह जो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी यह आपकी चौथी बौद्ध संगीति थी, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सी बौद्ध संगीति थी, तो चौथी बौद्ध संगीति थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, तो वही प्रश्न है। कनिष्क जो है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कि कश्मीर में आयोजित किया था। अगला है आजाद शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह किस नगर में किया गया था, तो यही अभी हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो देखिए अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था। जी हाँ दोस्तों, कौन था, तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह आपका राजगृह में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राजगृह में हुई थी। तो दोस्तों जो आपका भगवान बुद्ध के बौद्ध संगीति हुई है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रथम कहाँ पर हुई थी, द्वितीय कहाँ पर हुई थी, तृतीय कहाँ पर हुई थी, चतुर्थ कहाँ पर हुई थी, क्योंकि इससे जो है कि बीपीएससी हर साल प्रश्न पूछा है। आपका 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2018 में पूछा है, उसके पहले आपका जो है कि 2005 में पूछा है, 2004 में पूछा, 1994 में पूछा है। तो इसलिए आप बौद्ध संगीति के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी 3-4 बौद्ध संगीतियाँ हैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस मुश्किल से जो है कि आधा घंटा लगेगा, आपका तैयार हो जाएगा। तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्या करिए कि अगर आप रोज़ भूल जा रहे हैं उसको, तो आप क्या करिए कि उसको जो है कि कॉपी पर लिख लीजिए और 1-2 बार बस ऐसे ही सरसरी निगाह से देख लिया करिए। आप 3-4 दिन देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी द्वारा कई बार जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो ला देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम पर चले जाइए और वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर हमको फॉलो कर लेंगे तो वहां पर जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वहां पर लिंक दे देते हैं। साथ ही में जो है कि कोई जानकारी रहती तो वह भी शेयर करते हैं और पीडीएफ वगैरह तो मिलता ही है, तो इसलिए ज़रूर फॉलो करिए। और दोस्तों बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक जो है कि यूट्यूब द्वारा पहुंच जाएगी। तो इसलिए फॉलो ज़रूर कर लीजिए यूट्यूब पर भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।